नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका मेरे चैनल मनीष लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10th की एक टॉपिक वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर 1 है। इस अध्याय में हम लोग वास्तविक संख्या के सभी भागों के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, इनके कितने प्रकार हैं, वास्तविक संख्या के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो कैसे उसको हल किया जाता है, सभी को एक एक करके जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि संख्या क्या होती है। सबसे पहले संख्या को हम जानेंगे। संख्या जो है वो दो प्रकार के होती है। एक होता है वास्तविक संख्या। संख्या जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के कई रूप हैं जो कि आपको हम अभी दिखाएंगे। ये देखें, वास्तविक संख्या जो है बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और कई प्रकार की संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या के ये रूप है। वास्तविक संख्या जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सभी के ऊपर बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। इन सभी टॉपिक के ऊपर अभी हम एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अब हम पहले जानते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है। काल्पनिक संख्या, जैसे कि एक क्वेश्चन से आपको इसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है ये, x के पावर 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। x के पावर 2 है, अगर हम 12 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो जब ही बराबर के इस साइड आएगा तो अगर इसके पहले प्लस साइन है तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12। ये बात आप पहले से जानते होइएगा, साइन जो है चेंज कर जाता है। अब यहाँ ये जो पावर 2 है, x के पावर जो 2 है, अगर इस पावर को हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये पावर रूट में बदल जाएगी, यानी कि x जो बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, √12। ठीक है, और जब भी हम रूट लगाएंगे तो उसके पहले हम प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आया प्लस माइनस √12। ठीक है, यहाँ जो ये √12 है, इसका वैल्यू वास्तविक नहीं है, ये कुछ दशमलव में या कुछ ऐसे करके आएगा, यानी कि ये जो संख्या है ये कौन संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है। आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में बताएं, मैं इसको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप यहाँ वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जान गए। वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारे संख्या आते हैं, वो सभी को एक एक करके अभी हम जानेंगे। काल्पनिक संख्या आपको समझ में आ चुका है, जिसका जो है वैल्यू पूरी रूप से ना आए उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं, एक एक करके हम सभी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या, किसी को पता है तो कमेंट में जवाब दे दे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। वैसे आपको ये बेसिक में ही पढ़ाया जा चुका होगा, जब आप क्लास 5-6 में होगा उसी टाइम ये पढ़ाया जाता है, लेकिन आप 10th में हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो आपके लिए काफ़ी ही गलत बात है। फिर भी अगर नहीं जानकारी हो तो मैं बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आप तो इतना देर से तो समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो पहले ये तो जान लें कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ गए, गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो गिनती की संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि आपको हम बहुत सारे रुपया देंगे, ठीक है, बहुत सारा रुपया देंगे तो आप उसको गणना शुरू करेंगे, तो कहाँ से गनोगे, कहाँ से, 10 से, 20 से, है ना, कहाँ से गनोगे, 0 से, 0 1 2 3 ना, 0 से भी हम नहीं गनेंगे। यानी कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम गणना शुरू करते तो कहाँ से गनते हैं,
1 से गिनते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आपको उदाहरण अभी बताए थे एग्जाम्पल में, क्या हो जाएगा, 0 होगा, नहीं होगा 0, क्योंकि 0 हम कभी भी गिनती की संख्या में 0 नहीं आता है। अगर आपको गिनने के लिए बोलेंगे, अगर हम आपको बहुत सारे पैसा का ढेर दे दिए, ये इसको गिन के बताओ, या आलू का ढेर है, प्याज का ढेर है, तो उसको 0 से गिनना शुरू करोगे, नहीं ना, कहाँ से गिनोगे, 1 से गिनेंगे। इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ चुका होगा। आगे हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के ऊपर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर क्या होता है, अब ये भी जानने की मुद्दा है ना कि होल नंबर क्या होता है। प्राकृतिक संख्या तो आप समझ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। होल नंबर क्या है, प्राकृतिक जो संख्या है, अगर इसमें हम 0 को अगर शामिल कर देंगे तो जो नया संख्या बन के आएगा उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी कि इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे बताइए, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या है अगर उसमें हम क्या शामिल कर देंगे, 0 को शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है अभी आपको बताया था, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को भी शामिल कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपको पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस डिफरेंस इतना का है, इसमें 0 ऐड है, इसमें 0 नहीं है, बस आपको ये बात याद रखना चाहिए। आगे हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या के ऊपर हम बात करेंगे। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है, तो एक एक करके अभाज्य संख्या के ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, वैसी संख्या जिसको आप एक और अपने के अलावा कोई और नंबर से विभाजित ना कर सकेंगे, यानी कि उसको हम एक या अपने के अलावा किसी और संख्या से हम भाग नहीं दे सकेंगे, तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका डिफिनीशन है, लिख लें। वैसे संख्या जो एक और अपने के अलावा कोई और संख्या से विभाजित ना हो सके, उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ये आपका ये परिभाषा, इसे लिख के और अब याद कर ले, आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक है ये।
तो आप यहाँ तक ये समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अब इसका हम एग्जाम्पल के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बताया कि वह संख्या जो एक और अपने के अलावा कोई और संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित का अर्थ हुआ ना कटे, पूरी ना कटे, उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, अब चेक करके देख लो, 2, ये जो 2 है ये एक या अपने के अलावा किसी और से कटेगा क्या? यानी कि 2 जो है अपने और एक के पहाड़ा के अलावा किसी और पहाड़ा में आता है क्या? नहीं ना आता है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3 जो है एक से कट जाएगा और अपने आप से कट जाएगा, दूसरे किसी से कटेगा, यानी कि ये जो 3 है किसी और के टेबल में आती है क्या? नहीं आती है। नेक्स्ट 4 जो है वो एक के अलावा 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 जो है 4 से तो कटेगा ही और 2 से भी कट जाएगा, यानी कि ये जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। आगे हम बात करेंगे, 4 नहीं तो क्या होगा? 5 जो है फिर से अपने और किसी अन्य एक और अपने के अलावा किसी और से ये विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार जो है 7, 11, आप पूछोगे 9 आप छोड़ दिए हैं, 9 छोड़ा नहीं हो, वो 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 9 जो है अपने के अलावा एक के अलावा 3 से विभाजित हो रही है, 3 तिहाई 9, तो यानी कि 9 नहीं होगा। अगला नंबर जो होगा 13, इस तरह से वो चलते रहेगा। तो ये हुआ आपका अभाज्य संख्या। इसी प्रकार आप भाज्य संख्या को भी लिख सकते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? मैं इसका परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, आप खुद से लिख सकते हो कि वैसे संख्या जो एक और अपने के अलावा कोई और संख्या से भी विभाजित होगा, इसमें ना है यानी कि नहीं होगा, उसमें होगा, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। आप देख के लिख सकते हो, वैसे संख्या जो एक और अपने के अलावा कोई और संख्या से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये आप लिख लें, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या का परिभाषा आप लिख सकते हो, बस सेम टू सेम लिख दें, बस ये जो ना है इसको हम हटा देंगे। आगे हम बात करेंगे, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या के बारे में। जो अगला मेरा टॉपिक है वो है पूर्णांक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए, आप अभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ा है, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ा है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ अगर हम ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर लेंगे तो जो नया नंबर बन के आएगा उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। नहीं समझा? नेचुरल नंबर होल नंबर के साथ हम निगेटिव वाला पार्ट को भी जोड़ लेंगे तो उसको हम कहते हैं क्या चीज़? नेचुरल नंबर या होल नंबर। सॉरी, नेचुरल या होल नंबर के साथ अगर हम निगेटिव पार्ट को भी जोड़ लेंगे तो वो कहलाता है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 चलता रहेगा इसी तरह से इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ से जो है ये एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है ये। अब प्राकृतिक संख्या और होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर यानी कि इसमें हम प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपको पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। तो ये जो है इंटीजर है, ये है पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर बना वो कौन है? पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ठीक है, यह है पॉजिटिव इंटीजर। इसी प्रकार हम इसको इधर लिखेंगे -1, -2, -3, इस प्रकार ये चलता रहेगा। कहाँ तक? ∞ तक चलेगा। तो इधर का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो आप पूर्ण संख्या को जान चुके हैं,
पूर्णांक संख्या को जान चुके हैं, प्राकृतिक संख्या को जान चुके हैं और भाज्य अभाज्य संख्या भी जान चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताएं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इसी का नेगेटिव पार्ट को हम सम्मिलित कर दें तो जो नया नंबर सिस्टम बनेगा उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे परिमेय संख्या की तरफ। परिमेय संख्या, अब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को हम जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या क्या है सो आपको समझना पड़ेगा। परिमेय संख्या बहुत ही आसान है। देखिए, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकेंगे, जहाँ जो है q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे वैसे संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q पूर्णांक संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताएं। परिमेय संख्या अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको एक बार और समझा दूं। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ जो q है वो कभी भी 0 नहीं होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, और जो p और q है हमेशा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब या तो नेगेटिव में नंबर हो या तो पॉजिटिव में हो, वो दशमलव में या रूट में ना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आपको कोई दिक्कत है तो बताएं। आप बताते हैं कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, उदाहरण के लिए देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। जैसे कि p/q यानी कि बट्टा में होना चाहिए 1/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट 2/4, ये परिमेय संख्या है, नहीं है। कन्फ्यूजन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई भी संख्या बट्टा में तो परिमेय संख्या होगा, नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये कट रहा है। 2 1 2 और 2 दूनी 4, ये परिमेय संख्या नहीं था। अब जो नया नंबर आया जो लास्ट में कटा 1/2, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होना चाहिए। p/q के रूप में था लेकिन उसको अभी कट रहा था वो, और उसका और हल हो सकता था, इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं था। और ये जो है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या 2/4 परिमेय संख्या नहीं था, 1/3 ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में आपको कोई दिक्कत हो तो बोलें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के ऊपर। अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो अब इसको हम लिखने नहीं जा रहे हैं, आप खुद लिख लें। इसका उल्टा कर दें, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसको क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा ना जा सके उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसका पहचान क्या हो सकता है। देखिए, जो भी अभाज्य संख्या होगा, ठीक है, अभाज्य संख्या, जो भी अभाज्य संख्या है, अगर वो रूट अंडर के अंदर है, यानी कि रूट के अंदर होगा, तो वो सभी के सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो रूट अंडर के अंदर हो, अभाज्य संख्या। ये नहीं कि आप कोई भी संख्या को रूट के अंदर रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं। अगर आप 4 को रख के देख लो, 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, सम संख्या है। तो अगर उसको आप रखोगे रूट अंदर के अंदर तो 4 का तो रूट निकल जाता है 2, तो 2 तो रूट के अंदर नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या नहीं था। जैसे कि हम यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभी आपको पढ़ाया था मैं कि अभी अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो
एक या अपने के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या लिखे थे हम? 2 लिखे थे, 3 लिखे थे, 5 लिखे थे, 7, 11, इस तरह से बहुत सारे लिखे थे। ये सभी जो है अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में अगर हम रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आया या नहीं है? आपको अपरिमेय संख्या समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या हो गया। तो ये कुछ जानकारी थी, कुछ बेसिक था जिसके बिना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता। तो आपको ये कुछ बेसिक जो है कंप्लीट करा दिया गया है। आप इसे नोट में वीडियो को पॉज करके लिख लें ताकि आप अभी तो आपको याद रहेगा कि अभी पढ़ाया गया है, लेकिन कुछ समय बाद आप इसे भूल सकते हैं ना। तो इसे कॉपी या नोटबुक में से नोट कर ले ताकि भविष्य में आपको याद रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो अब शुरू हो चुका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। वो तो बेसिक पढ़ाया गया था ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो हम शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसे आप नोटबुक में नोट करते जाएं, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो आप नोटबुक में नोट नहीं करेंगे, बस वीडियो देख लेंगे तो भविष्य में आप भूल सकते हैं। ठीक है, नोटबुक में नोट करेंगे तो आपको भविष्य में फिर से रिवीजन करने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरफ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है इसको हम जानते हैं। देखिए, अगर a और b, क्या चीज़? अगर a और b क्या है? एक संख्या है। ठीक है, a और b जो है क्या है? संख्या है। ठीक है, जहाँ a ग्रेटर देन b हो, जहाँ a ग्रेटर देन b हो तो क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार जो a होगा वो किसके बराबर होगा? BQ प्लस R। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा वो? BQ प्लस R, जहाँ जो R का वैल्यू है, R का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। R का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और B से हमेशा छोटा होगा। इस बात को आप नोट कर लें और ये याद रख लें। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? अगर कोई दो नंबर था, एक a और b, उसमें a बड़ा था और b छोटा था, तो a बड़ा था तो a बराबर, ये फार्मूला बन के आ रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार कि जो b है वो b और q प्लस r, जहाँ r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। आप पूछोगे b क्या है, r क्या है? a और b तो नंबर है, संख्या है, तो q और r क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये देखिए, यहाँ जो ये q है वो भागफल है। क्या है? q भागफल है। ठीक है, और यहाँ जो r है, ये जो r है वो क्या है? शेषफल है। नोट कर ले से, q भागफल है, r शेषफल है, a b संख्या है। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोटबुक में नोट करके याद रखेंगे, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है, अब हम चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 1, तो एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निम्नलिखित का HCF निकालें। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा जो निम्नलिखित क्वेश्चन दिया गया है उसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप अपने बुक से लिख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, बस सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, बस सॉल्व करूँगा, आप इसे समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन आप बुक से लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 3 पार्ट है। 1 का जो 1 है वो देखें, 225 और 135, इसका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय आपको बताया गया था, इसको हम कैसे इसमें यूज करेंगे अब भी बताएंगे। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम।
सलूशन। यहाँ जो आपको ये बताए थे कि जो दो नंबर दिया रहेगा उसको एक को ए मानेंगे और इसको क्या माने, एक को क्या मानेंगे बी। ए उसको मानेंगे जो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए बराबर कौन है, जो बड़ा नंबर है उसको ए मानेंगे। मैं आपको बताया हूँ जो बड़ा नंबर क्या मानेंगे ए। बड़ा नंबर 225 है यानी कि ये ए हो जाएगा। और जो बी है वो क्या होगा 135। तो हमको ए और बी मिल गया है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम अब काम करेंगे। यहाँ चेक करें जो ए है वो बड़ा है बी से, है ना, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हो वो क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ जीरो नॉट इज इक्वल टू आर, सॉरी जीरो इज इक्वल टू या ग्रेटर देन आर या लेस देन बी, यही था, ये फॉर्मूला था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अभी आपको पता है ये ए है ये बी है, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे हम 225, ठीक। ये इक्वल का साइन है तो इक्वल साइन लगा देंगे। फिर बी बोला तो बी कितना है यहाँ पे 135। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है इनटू है, गुना है। तो हमको क्यू और आर निकालना है। तो क्यू क्या था, से क्यू जो है वो शेषफल है और सॉरी आर जो है वो शेषफल है और क्यू जो है वो भागफल है। तो अभी हम इसको करके देखेंगे। चलिए इसको हम इधर करके देखते हैं। 135 से 225 में हम भाग देंगे, एक मर्तबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 135, घटा देंगे 5 में से 5 गया तो 0, 22 में से 13 गया तो 9, कितना बच गया 90। यानी कि क्या है ये शेष है, ये शेषफल है और ये क्या है भागफल, ठीक है, सॉरी यह है भागफल। एक जो है मेरा भागफल। तो यहाँ पर क्यू क्या था, यहाँ पे भागफल था, तो भागफल कितना आया मुझे 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे प्लस का प्लस। फिर आर क्या है, आर जो है वो शेषफल है, तो हम शेषफल क्या कितना आया हमको 90 आया। तो हम शेषफल जो है यहाँ से जो है शेषफल मुझे 90 आया है, तो हम 90 यहाँ पे रख देंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। ये समझ में आया मैंने कैसे किया। मैंने ये ए का वैल्यू पुट किया यहाँ से 225, फिर बी का वैल्यू पुट किया यहाँ से 135, फिर बोला क्यू क्या होता है भागफल। भागफल कितना आया मुझे, भाग दिए तो 1 आया, इसलिए यहाँ 1 डाल दिए प्लस का प्लस। आर क्या होता है शेषफल, शेषफल कितना है 90, तो मैंने यहाँ पे 90 पुट कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो ये लास्ट का ये जो भागफल है और ये जो शेषफल है इसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। भागफल शेषफल, तो भागफल को फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे और शेषफल को इधर लिख देंगे। आप देखते हैं कितना आता है, करके देखिए। भागफल को ये 90 में हम 135 से भाग देंगे, एक मर्तबा लगाएंगे कितना हो जाएगा 90, 5 में 0 गया तो 5 और 13 में से 9 गया तो 4, 45 बचा शेष। यहाँ पर शेषफल जो है 45 है और भागफल 1 है, तो भागफल कितना है यूज कर लिखेंगे 1 और शेषफल कितना आया यहाँ 45, तो यहाँ पर हम 45 रख देंगे। फिर यहाँ बचा 90, यहाँ बचा 45, फिर यहाँ पर हम 90 लिख देंगे और यहाँ पर 45, फिर इसको हम करके देखेंगे। 90 को 45 से 2 मरतबे में ये कट जाएगा, तो शेषफल है वो 0 बचेगा, ठीक है। तो कितना मरतबे में लगाइए, जो मुझे भागफल आया वो 2 आया है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे प्लस का प्लस, ठीक है। और शेषफल कितना आया 0, तो यहाँ पे 0। जैसे ही शेषफल 0 होगा इसका अर्थ है ये आगे अब नहीं बनेगा, यानी शेषफल जो है जब तक 0 आ जाएगा तब वो बंद हो जाएगा बनना, यानी कि शेषफल बराबर 0 अर्थात अब ये नहीं बनेगा, यानी अब यह हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, हो गया। तब HCF कितना होगा, जो आपको लास्ट में जो भागफल बचेगा वही इसका HCF होगा। कितना बचा 45, यानी कि इसका जो HCF होगा, अतः HCF किसका 135 और 225 का कितना आएगा 45 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, देख ले। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था कि ये देखिए क्वेश्चन यहाँ है कि 225 और 135 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकालें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था थ्योरी में, यहाँ पर बताया था 2 नंबर दिया रहेगा,
ए जो होगा हमेशा बड़ा नंबर को बोलेंगे, बी छोटा को। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 नंबर है, तो इसमें बड़ा कौन है, ये है, इसको हम ए मान लिए, जो छोटा है उसको बी मान लिए। अगर ए बड़ा होगा बी छोटा होगा तब जाके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यूज करते हैं। फार्मूला ये था, ए का वैल्यू 225 रख दिए, बी का वैल्यू 135। अब इसका हम इधर यहाँ पर हम ये भाग दिए थे, तो देखिए यहाँ पर जो है भागफल 1 आया था, शेषफल 90 आया था। यहाँ पर भागफल के वैल्यू 1 और प्लस शेषफल वैल्यू 90। फिर जो लास्ट में ये नंबर बचा था भागफल शेषफल, फिर भागफल को शुरू में लिख देंगे, शेषफल यहाँ पर, फिर इसको 135 और 90 को यहाँ पर कैलकुलेशन किए तो ये जहाँ भागफल आया वो 1 आया, फिर 1 और शेषफल 45, यहाँ 45। फिर जो है ये जो है इसको फिर से हम भाग किए 45 में 90 से, तो 2 मरतबा में ये पूरी कट गया, यानी कि शेषफल 0 बचा। शेषफल 0 यानी कि अब ये नहीं बनेगा, तो HCF जो है 135 और 225 का कितना आया, 45 आया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 196 और 38220। इसका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकालना है। तो आपको यहाँ से फिर उसी तरह से बना देना है। ठीक है, माना यहाँ जो a का वैल्यू है कितना होगा, 38220। आपको बताया था जो दोनों में बड़ा होगा वो a होता है, तो बड़ा यहाँ पर ये है तो इसलिए a हो गया। b कितना है, 196। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे कि a जो है वो b से बड़ा है या ना। आपको ऐसे ही दिख रहा है, जो a बड़ा है वो b छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है लगेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यूज करेंगे, जो a जो है वो किसके बराबर होगा, BQ प्लस R के। ठीक है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 38220, b का वैल्यू कितना है 196। अब भाग करके यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, 196 में हमको भाग देना है 38220 में। ठीक है, एक मरतबा में लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 196, घटाएंगे 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 6, सॉरी 12 में से 6 गया तो आपको यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, यहाँ बच गया 7, यानी कि हासिल लेंगे 17 में से 9 जाएगा तो 8। ठीक है, और यहाँ हो गया 2 में से 1 गया तो 1। ये जो अगला नंबर है यहाँ पर हम उतार देंगे। ठीक है, ये बन गया 1862। 196 में कितना से भाग देंगे हम, तो 100 ये इतना आएगा। देखिए करके यहाँ अगर हम 9 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1764। यहाँ अगर हम ये 2 है हासिल लेंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया आपको 5 में से 6, 5 में 6 नहीं घटेगा तो हासिल ले लेंगे, 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, और यहाँ बच गया 7 में से 7 गया तो 0, 1 में से गया तो 0, यहाँ कितना बच गया 98, लास्ट नंबर कितना था 0, यानी कि 980। तो 980 लाना है। अगर 196 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो सब पूरा 980 आ जाता है, यानी कि 0 बच गया। तो यहाँ देखें इस क्वेश्चन में जो ये है 195 वो क्या है, भागफल है, और जो 0 है वो क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो यहाँ जो हम Q का जो वैल्यू है कितना आया 195, और जो शेषफल है वो है 0। जैसे ही शेषफल 0 आएगा इसका मतलब ये आगे नहीं बनेगा, शेषफल 0 अर्थात ये नहीं बनेगा। इसीलिए जो इसका जो HCF होगा, अतः HCF 196 38220, इसका अगर HCF निकालेंगे जो लास्ट वाला भागफल होता है वही HCF होगा। 196 इसका आंसर। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो 867 और 255 है, यहाँ पर हम मानेंगे फिर से, माना कि a बराबर, a यानी किसको मानते हैं, जो बड़ा नंबर हुआ। बड़ा कौन है 867 है, और b किसको मानेंगे, जो छोटा है 255। यहाँ पर हम चेक करेंगे जो a है वो b से बड़ा है कि नहीं है। 867 बड़ा है और 255 छोटा है। इसके लिए यहाँ पर, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो है यूक्लिड विभाजन जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जैसे ही शेषफल 0 आया इसका मतलब है कि ये आगे नहीं बनेगा। अतः इसका जो HCF होगा 867 और 255 का वो कितना हो जाएगा, लास्ट का भागफल ही HCF होता है, यानी कि इसका आंसर जो है वो 51 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं।
समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, वो किसी अगले वीडियो में बनाऊंगा। जल्द ही उपलब्ध कर दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को। इस वीडियो को लंबा होने की वजह से मैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 तक ही ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर जवाब दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।